संदीप भाई, ऐसा कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे ही इल्जाम जाता है कि संविधान को सबसे पहले तोड़ मरोड़ जोड़ घटाव सब आपने ही कर दिया। संविधान को आपने ही सब कुछ किया और उसके बाद ये जो है। एक बात एक बात और ये देखिए, ये मैं इसलिए इस पे ऐतराज करता हूँ कि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ कांग्रेस का, भयंकर विरोधी रहा। मैं मीसा में बंद रहा हूँ बाबा, बात 19 महीने। मैंने मिसेस गांधी के बारे में इतना लिखा है जिसके अंदर, लेकिन वक्त बदलता है। राष्ट्र इतिहास के इन पन्नों को, पुराने पन्नों को लेकर के आगे नहीं बढ़ते, चीजें बदलती रहती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत गलतियां की, उन्होंने अपने हर हर अधिवेशन के बाद उसमें माफी मांगी, गलतियों को सुधारा। उसी तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बार गलती कर देने का मतलब हमेशा के लिए आप काला मुंह थोड़ी कर देंगे। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ सही। कांग्रेस के बारे में। नहीं, बुनियादी मैं तो केवल वही बोल रहा हूँ जो लोग बोलते हैं। डॉक्टर संदीप, बाकी आप विस्तार देंगे आप। मैं एक एक जी। एक ये समझना चाहता हूँ, मुझे ये जो है बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं बार बार वहीं आ जाता हूँ। किसी भी जगह घोषणा पत्र में मुझे कॉलेज, हॉस्पिटल दिखाई पड़ते तो मैं खुश हो जाता हूँ। इसमें जो इन्होंने लिखा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया, अच्छी घोषणा है। ये बतलाइए डॉक्टर संदीप, घोषणाएं तो आप बहुत बड़ी की आपने, और इस तरफ अगर ध्यान जा रहा तो मेरे मन में बस ये सवाल आता है कि आप ये जो कह रहे हैं, क्या आप जो है कभी पहले भी तो कुछ किया हो कि चलिए 24 जिला में खोलेंगे, 4 जिला में खोला होगा या 8 जिला में खोला होगा तो बाकी भी पूरा कर देंगे। ये चुनाव के समय ही सारे घोषणा पत्र में चीजें कैसे याद आती है और फिर चुनाव हो जाने के बाद फिर वो घोषणा पत्र से गायब हो जाएगा। और जो एक और बात कही सुरेंद्र भाई साहब ने कि कर्जा माफ कर देते हैं किसानों को, तो बड़ी चर्चा हुई थी कि क्यों कर्जा माफ कर दिया। मैं भी कहता हूँ, लेकिन ये कर्जा इसलिए माफ करते हैं सुरेंद्र भाई साहब कि किसानों के कर्जे छोटे होते हैं। ये एनपीए बैंकों का बढ़ता है पूंजीपतियों की वजह से, जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं और उनका दिवालिया होने से लेकर तमाम होता है, जो वही चंदा भी देते हैं। तो वो किसानों का भी इसलिए लगता है, देखो किसानों का भी ये माफ करता है, अभी इनको भी तो माफ करना पड़ेगा ना। ये दिखाने के लिए रखते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। किसानों का कितना कर्जा माफ करते हैं, क्या माफ करते हैं, क्यों माफ करते हैं? मैं भी ये सवाल करता हूँ कि किसानों को उसका अनाज जो है उसका सही दाम दे दो, टैक्स उससे मत वसूलो कि आप किसान हैं, आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उनके लिए अस्पताल फ्री कर दो, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए स्कूल फ्री कर दो। काहे के लिए माफ कर रहे हो भाई? कर्ज क्यों माफ कर रहे हो? तो डॉक्टर संदीप, ये बतलाइए कि घोषणा पत्रों पे कितना भरोसा किया जाए। और हमारे एक साथी ने लिखा था, हाँ उन्होंने लिखा कि धनंजय जी, एस जैन साहब लिख रहे हैं, कहा था यूपी के बेरोजगारों ने, पर जवाब में उन्हें पीट दिया। तो इनके पास तो पुलिस है, पुलिस के पास लाठी है, दिमाग तो पुलिस के पास होती नहीं है। दिमाग होती तो लाठी उल्टा भी घुमा सकते थे, हालांकि कहेंगे कि आप राजद्रोह की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने ये सवाल पुलिस वाले से किया था पटना रेलवे स्टेशन पे, 40-50 पुलिस वाले थे, सबने घेर लिया था। और मैंने सवाल किया कि आप लाठी मत चलाना, लाठी वही चलाता जिसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग है तो चलाओ, मुंह चलाओ, कोई स्टेशन से बुला के लाओ जो बोल सकता है। और वो दरोगा साहब बोले कि अरे इतनी भीड़ है सर। हमने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आपके यहाँ अभी आप 2 घंटे बाद आए हो, 2 घंटे पहले भीड़ थी, उसको हमने हैंडल किया हुआ था, कोई दंगा नहीं किया था, आप लाठी चला रहे हो। और फिर वो चले गए, फिर डीआरएम से मेरी बात कराई, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चीजें हो गई थी। पूरी ट्रेन की पब्लिक थी हमारे साथ। तो ये लाठी चलाने का काम दे देते हैं नेता, इसलिए सौंप देता कि भय पैदा कर दे। तो ये जो आम आदमी है वो कब तक भय के साए में जिएगा? क्यों वो गिरबान नहीं पकड़ पा रहा है आम आदमी? क्यों वो उलझ जा रहा है? वो 1500 रुपए में फंस जाता है, 500 रुपए। मैं तो कई बार पूछता हूँ किसानों की, भाई 600 रुपए महीना जो तुम ले रहे हो, तुम मना करो कि नहीं चाहिए मुझे 600 रुपए, तुम ही ले लो मेरी तरफ से, चंदा समझ लो हमारी तरफ से। लेकिन हमको जो है, जो टैक्स हमारे हमारे ऊपर बढ़ा रहे हो, हमारी फसलों की जो कीमत मिलनी चाहिए नहीं दे रहे हो, वो दो। जी। जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। मैंने मैनिफेस्टो पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं जब छोटा लड़का था तो बड़ा उत्साह होता था मुझे। मैं 7वीं 8वीं से अखबार, तो मैं जब से मैं हिंदी पढ़ना सीख गया था, अखबार को कई बार पढ़ता था। लेकिन उस समय अखबार ऐसे थे जिससे आप हिंदी भाषा सीख सकते थे, मात्राओं की गलतियां नहीं होती थी। अगर आप आज अखबार पढ़ते हैं तो फिर आप हिंदी भूल जाएं।
और मैनिफेस्टो में पढ़ता था मेरे समय में, मैं जब बच्चा था तो कांसीराम जी का उदय था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, उसकी रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में पढ़ता था, उसकी की पॉइंट्स को पढ़ता था, तो उसमें जब देखता था कि सरकार बनती थी और नहीं होता था, तो मेरी रुचि खत्म होती गई और मैंने एक नागरिक के रूप में महसूस किया कि ये तो छलावा है। तब से मेरा उससे एक क्योंकि कोई भी पार्टी इस देश में उसको गंभीरता से लेती ही नहीं है। ये तो एक उत्तर हुआ। और दूसरा जो मैं कई कमेंट्स करना चाहता हूं और उसी से जुड़ा हुआ है, जो आपने कहा कि 600 रुपया नागरिक मना क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए धनंजय जी, एक कवि हुआ इंग्लैंड में और बड़ा महत्वपूर्ण कवि था। 1841 में उसने कविता लिखी है, उसका नाम था ऑगडेन नायर। आप गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, इसको सभी को पढ़नी चाहिए। उसकी टाइटल है बैंकर्स आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स एक्सेप्ट रिचर। बैंकर्स आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स एक्सेप्ट रिचर। और वो इतनी शानदार कविता है कि मैंने जब पहली बार पढ़ी तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि पूरी दुनिया एक जैसी है। वहां एक उत्पीड़क होता है और दूसरा उत्पीड़ित होता है, और यही मैंने, अगर हम इसको देखें तो ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। और जिनकी हम चर्चा आज कर रहे हैं, जिनकी कह रहे हैं कि वो हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठे वादे करते हैं, एक्चुअली वो लोग बहुत मंद बुद्धि लोग हैं और नकलची लोग हैं। ऑगडेन नैस अपनी इस कविता में, धनंजय जी, यही बात कहता है कि जब गरीब आदमी जाता है ना छोटे लोन लेने के लिए, तो बैंक बहुत नियम की बात करते हैं। सोचिए, 200 साल पहले की कविता है धनंजय जी है, और इंग्लैंड में भी यही हो रहा था जो यहाँ हो रहा है। किसानों को भगा देते हैं, बेरोजगारों को भगा देते हैं। जब अमीर आदमी जाता है आपके जैसा, तो उसको बैठा के पहले खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूरी, हमारे जैसा, हम कहाँ अमीर हैं, हम तो गरीब आदमी। मैंने आप गरीब है, हर अमीर आदमी यही कहता है। तो उसको बैंक वाले भरपूर खाना खिलाते हैं, उसका सत्कार करते हैं, देर तक बैठाते हैं, और उसको जितना लोन चाहिए उतना देते हैं, और वो डिफॉल्टर भी हो जाता है। अब आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं मैनिफेस्टो की झूठ का। मेरे एक दोस्त हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास, और अभी 2 महीने पहले वो दिल्ली आए हुए थे। अब उन्होंने उनका जो काम है बेसिकली वो एडुकेशन पे है, और मजदूरों ने जो भारत में, जब वो जो मैंने एक दिन चर्चा की थी कि जो बंबई में और सूरत में और कानपुर में जो मजदूर थे जो टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, वो कहाँ के थे, तो ज्यादातर मराठवाड़ा के थे, उत्तर प्रदेश के भी माइग्रेंट लेबरर्स थे, बिहार के भी थे। तो वो लोग अपने लोगों को, बच्चों को कैसे शिक्षा के लिए अलग जगह रहते, उसका उनका काम है। लेकिन उन्होंने चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब भारत आजाद हुआ या होने से पहले अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बनाई थी यहाँ पे। प्रेसिडेंसी दूसरे कारणों से बनाई थी, फिर बाद में वो उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट बनाई, और मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे राजा जी, जो महात्मा गांधी के समधी भी थे। और राजा जी एक घोर ब्राह्मणवादी थे, उस पर खैर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन हुआ ये है कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने बेसिकली अपने भारत आजाद नहीं हुआ था, अपने वो जो मैनिफेस्टो होती थी उसमें उसने एजेंडा दिया था लैंड रिफॉर्म का। भारत आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, लैंड रिफॉर्म की बात शुरू हुई, और मालूम है जो ज्यादातर मंत्री थे भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के, उन्हीं लोगों की ज्यादा जमीनें थी। इस बिल का इतना विरोध हुआ कि वो बिल आज तक लागू नहीं हो पाया है। तो कोई भी पार्टी, एक्चुअली सत्ता जो है ना वो ऑपरेसर का रोल प्ले करती है धनंजय जी, और वो जो है अब इसमें नागरिक का ही रोल आ जाता है कि वो कितना अपने जो जिनको भेजा उनसे लड़ पा रहा है, उनसे सवाल कर पा रहा है। हर सत्ता जो है आपको उसी हिसाब से बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास कई हैं, लेकिन मैं दूसरा एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं। आपको याद होगा, बहुत बड़ा शराब व्यापारी था विजय माल्या, कर्नाटक का। वो एक बेसिकली शराब व्यापारी था, और शराब बियर वेयर की कंपनी उसने चलाई, बड़ा पैसा कमाया, और उस बियर की कंपनी में बहुत उसको मदद मिली कांग्रेस गवर्नमेंट से। पैसा बनाया, फिर कंपनी खोली, फिर उसको राज्यसभा सांसद बनाया कांग्रेस ने, और उसने फिर किंग फिशर कंपनी खोली, लोन दिया गया खूब जम के, और उसके बाद उसकी कंपनी जो है बैठ गई। अब बैठने के बाद उसको भगाने में मदद किया बीजेपी ने। तो ध्यान रखिए, सत्ता जो है ना वो इन्फ्लुएंसर लोगों का, जो शोषक हैं, उनको जम के गोदी में उठा के घूमती है। अब दिक्कत यह है, ऐसे मैंने बताया आपको कि कई एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में जब उद्योगों की शुरुआत की बात चली तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी धनंजय जी, और बात चली कि भारत जो है वो कार बनाने में आत्मनिर्भर होगा। तो वहां मारुति एक कंपनी का नाम बनाया गया, जिसको संजय गांधी ने प्लान किया कि हम इसको
1 महीने में 1 लाख कारें बनाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, मैंने उनसे लोन की बात हुई, उनको इतना अड़काया संजय गांधी ने कि वो बेचारे बिदक गए और बिदक के निकल गए। फिर बहरहाल संजय गांधी ने कैसे भी लोन लिया, जो 1 लाख मारुति कार का प्रोडक्शन था हो नहीं पाया। कुल मिला के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर बाद में पता चला कि सुजुकी से टाई अप हुआ और आज सुजुकी एक अलग कंपनी है और उसका भारत की कार मार्केट में करीब करीब 50%, और दूसरी जो बिकने वाली कार है वो सुजुकी की बिकती है। 48 से 49% का उसकी कारें बिकती है भारत में। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हमेशा हो रहा है, तो इसमें जो रोल है वो नागरिक का है और नागरिक को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी बात है, हमारे साथ है अभय कुमार जी ने कहा हीरो वर्शिप की बात थी, तो ये जो हीरो वर्शिप है ना धनंजय जी, ये खाली निगेटिव लोग ही नहीं करते, मैंने अच्छे लोग ही नहीं करते हैं। जैसे अब मुझे याद आ गया था जब बोल रहे थे अभय जी, तो एक लेख है थॉमस कार्लाइल का, हीरो एंड हीरो वर्शिप। और ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हर चीज भारत में बहुत हद तक नकल की है। तो हीरो वर्शिप में वो 6 कैरेक्टर्स लेता है। किनको लेता है? मार्टिन लूथर, जिसने धर्म सुधार किया था पूरे यूरोप में, शेक्सपियर को लेता है, ओलिवर क्रॉमवेल को लेता है, वो लेता है, बहुत बेहतरीन लोगों को लेता है, नाम मैं भूल रहा हूँ, मिल्टन भी ऐसा है, बहुत बेहतरीन लोग जिनका नेपोलियन है, उनके बारे में हम मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद साहब के बारे में भी लिखता है टॉमस कार्लाइल कि उनका स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पर जो प्रभाव था वो अद्भुत था। तो धनंजय जी, हीरो एंड हीरो वर्शिप का वो एक मुजाहरा है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन भारत में निगेटिव, अच्छा ये भी एक नकल है। देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया में जितने भी इस तरह के तथाकथित फासिस्ट लोग हुए हैं, ये लोग तो फासिस्ट भी, मैंने बताया ना कि बड़े चीप नकलची लोग हैं। अब देखिए नाजी जर्मनी में जो हिटलर कर रहा था, उसी की डिट्टो कॉपी है ये, वही राष्ट्रवाद, वही फर्जी सब नैरेटिव, वो भी यही सब बातें करता था। तो ये जो आपने शुरू में वीडियो चलाया, जो बात उन्होंने कहा कि रोटी, बेटी और माटी, माननीय प्रधानमंत्री जी यही बात कह रहे थे, 3 चीजें। मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास बस यही 3 मुद्दे हैं, घुसपैठी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद झारखंड में, और इसी की बात। और आप फ्रंटलाइन ने बड़ी बढ़िया लिखा है, उसने कहा कि 2011 की जनगणना के बाद अभी तक तो कोई जनगणना हुई नहीं है, कोई इस तरह का घुसपैठ हुआ ही नहीं है, तो लैंड कहीं लव जिहाद हो नहीं रहा है, लैंड जिहाद हो नहीं रहा है। तो ये गोएबल्स की प्रोपेगेंडा वाली सरकार है। सबसे दुख की बात यह है कि वहां गोएबल्स अलग था, लेकिन यहाँ पे गोएबल्स जो है वो हिटलर खुद है। यहाँ पे गोएबल्स जो है, बस अंतर यही है कि हिटलर खुद है, वही सबसे बड़ा गोएबल्स है। और एक और बात मैं बता दूं जी, आता हूँ, बोल लीजिए सर, दुबे सर बोलिए प्लीज। वहाँ गोबेल्स एक थे, यहाँ पूरी की पूरी पार्टी गोबेल्स है। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल है और बिल्कुल ज्यादा मुश्किल है। और 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा था धनंजय, उसको भी मैं विस्तार देता हूं कि झारखंड में देखिए दिनों दिन ये जो चुनाव है ना, वो बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। मुझे लगा कि बहुत मजबूती से ये लोग लड़ेंगे, लेकिन ये नैरेटिव कम हो रहा है। जैसे आप मैं बताऊं, दूसरा वीडियो जो आपने चलाया उसमें भी बड़ा शानदार जवाब दिया आपके, मैंने हेमंत सोरेन ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी, हेमंत सोरेन ने कहा कि 25 लोगों ने रेप किया बिल्किस बानो का, तुम कहते हो बेटी बचाएंगे, यहाँ आके तुम रोटी, बेटी और माटी की बात कर रहे हो। तुम वहां राम रहीम, उससे बड़ा कोई रेपिस्ट हो सकता है? उससे बड़ा कोई मैंने इस देश का के लिए थ्रेट हो सकता है? कुलदीप सिंह सेंगर, वो जो वहां का जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, आज तक कोई नाम लिया इन्होंने? मणिपुर में जो लड़कियां थी उनका रेप हुआ, नंगे घूम रही थी वो बेचारी, क्षमा करिएगा, नंगे परेड की गई, क्षमा करिएगा, नंगे उनकी परेड की गई, उसपे वो बेटी नहीं है उनकी। तो ये देखिए, ये विचित्र लोग हैं और इनके भयावह रूप हैं। और ये जो है, ये जितना बोलेंगे उतना कमजोर होंगे झारखंड में, उतना ये कम से कम जो वंचित तबके के लोग हैं उनको यूनाइट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा नैरेटिव बदलेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब मैं बता दूं, हेमंत सोरेन ने 2-3 बातें कही, महत्वपूर्ण सुन लीजिए। हेमंत सोरेन को क्यों जेल में बंद किया था? फर्जी लैंड का मुकदमा बनाया, पीएमएलए का मामला बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनको सब तथ्यों को तोड़ मरोड़ के 5 महीने जेल में रखा। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो लूट मची हुई है, अब देखिए हिंडाल्को किसकी कंपनी है, बाल्को किसकी कंपनी है, नाल्को किसकी कंपनी है? नाल्को और हिंडाल्को मेजर शेयर होल्डर्स हैं, तो हिंडाल्को किसकी कंपनी है? ठीक ना। और दूसरा आप देखिए कोल माइंस में कितनी कंपनियां हैं। एकदम सही बात कर रहा था हेमंत सोरेन, एकदम पिन पॉइंटेड। हेमंत सोरेन ने एक दिन और कहा था, अभी बबीता सिंह ने कमेंट में लिखा था कि आप कहते हो कि घुसपैठिए आ गए हैं, तो आपने वो जो प्रधानमंत्री थी
कि बांग्लादेश की, उसका भाई आपने आपने सबसे बड़े गुस्ताखी प्रसारण दी है। आपने क्यों उनके हेलीकॉप्टर को लैंड होने दिया इंडिया में? उसका जवाब है कोई आपके पास? तो ये जो है धनंजय जी, झूठ और मीडिया मैनेजमेंट, प्रशासन मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी सरकार जो है ना मीडिया से चल रही है। और एक्चुअली मैं 4 एग्जांपल देता हूं। नाजी जर्मनी थी, वहां पे गोएबल्स था, और आपको याद होगा रवांडा, रेडियो रवांडा 1893 में, क्षमा करेगा 1993 में शायद बनाया था। रवांडा में जो नरसंहार हुआ था तुत्सी के खिलाफ जो हुती लोगों ने किया था, बाद में लोग उसको रेडियो जेनोसाइड कहने लगे। और मालूम है 10 लाख, उस छोटे से देश में रवांडा में 10 लाख लोगों को मरवाया। ये खाली नैरेटिव फैलाया जाता था, उससे प्रोपेगेंडा, पीएमएलए रेडियो, आरएमएलए रेडियो थी वो। और जो रेडियो रवांडा थी वो अभी ये लोग यही काम कर रहे हैं भारत में, इसी से लोगों को पागल कर रखा, ब्रेन वॉश कर रखा, उनके दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। तो जो नाजी जर्मनी था, जो अमेरिका में माने व्हाइट सुप्रीमेसी वाले लोग थे, या फिर आपका जो कंबोडिया में खमेर रूज का शासन था, जो 4 साल की तानाशाही थी, जो एक विकृत शासन था, उसी तरह का दौर भारत में भी चल रहा है। लेकिन अब ये ढलान पर है, और झारखंड के लोग जो सरना कोड बिल, पत्थलगड़ी आंदोलन में उनका दमन, पेशा जो एक्ट है, और जो उनकी अस्मिता का सवाल है, इन सब सारे सवालों पर एकजुट हैं और एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। और अगर वो नहीं एकजुट होते हैं तो ये उनकी जमीनें, आप सोचिए ना कितने लोग पाखंडी हैं ये। जब इनकी पहली गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर बना रघुवर दास, तो 14 से 19 तक इन्होंने, जानते हैं आप, जो सीएनटी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, अंग्रेजों ने बनाया था वो। ये अंग्रेजों को गाली देते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, उसको इन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की। अब ये जमीनें, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और इनकी लड़ाई घुसपैठी है। इनकी लड़ाई जो है नकली रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है। एक तरफ जल जंगल जमीन और एक तरफ जल जंगल जमीन को लूटने वाले लोग हैं। ये अगर जनता जान गई झारखंड की, तो इनको किनारे कर दे।